20 मई की शाम बटालियन कमांडर का पैगाम मिला कि उसके दस्ते दुश्मन की तबाहकुन गोलाबारी और फजाइया के हमलों की जद में हैं और वो लोग मुसलसल पसपा हो रहे हैं। दुश्मन उड़ी और चकोठी के दरमियान पहुंच चुका है। यहाँ आज़ाद कश्मीर के दस्तों पर हमला हुआ और वो भाग उठे। अब एक वसी और अरीज इलाके की हिफाजत की जिम्मेदारी पाकिस्तानी फौज की मुख्तसर सी जमीयत के कंधों पर आ पड़ी थी। जनरल ने ब्रिगेड हेडक्वार्टर से निकलकर महास पर पहुंचने का फैसला कर लिया और उसी शाम वो अपने 2 स्टाफ अफसरों की मायत में मुजफ्फराबाद पहुंच गया, जहां शहरियों के भागते हुए काफिलों के पीछे पीछे फ्रंटियर स्काउट्स की 2 प्लेटून भी सर पर पांव रख कर भागे चली आ रही थी। जनरल ने उन लोगों को रोक लिया था। वो महास पर वापस जाने से इनकारी थे। पठानों ने राइफलों की जद में उनसे असलहा रखवा लिया। जनरल के हुक्म पर उनके 2 अफसरों को हिरासत में ले लिया गया। उसके साथ ही जनरल के साथियों ने उनकी लारियों पर भी कब्जा कर लिया। दोनों अफसरों को जनरल के हुक्म पर हिरासत में लेकर महास पर पहुंचाया गया। चकोठी पहुंचकर जनरल को इत्मीनान हो गया, क्योंकि जहां मौजूद पाक फौज के बटालियन कमांडर, अफसरों और जवानों का मोराल बहुत बुलंद था और वो वाकई दुश्मन के सामने सीसा पिलाई हुई दीवार बन चुके थे। वो कंपनी जिसे जनरल ने दरिया पार जाने का हुक्म दिया था, इसी खदशे के पेश नजर दरिया के किनारे खड़ी रही कि दुश्मन दूसरी तरफ आ चुका है। जनरल के साथियों ने रेकी करके इस खदशे को गलत करार दिया और उसकी खुसूसी निगरानी में इस कंपनी को दरिया पार पहुंचाकर मोर्चाबंद किया गया। जनरल तारिक खुद भी चकोठी पहुंचा, जिसे अब दिफाई किले में तब्दील करने का प्रोग्राम तय पा चुका था। उसका ब्रिगेड इंटेलिजेंस ऑफिसर इस दौरान आज़ाद कश्मीर के GHQ से खासी मालूमात फराहम कर चुका था। आदादुशुमार ने जनरल को आगाही दी कि इस इलाके में मौजूद दुश्मन की नफरी 12 पलटनों पर मुश्तमिल है, जिनके पास 12 भारी मशीन गन्ने, 24 तोपें, 13 टैंक शिकन तोपें और 9 बख्तरबंद गाड़ियां हैं, जबकि उनकी एयरफोर्स अपनी तमाम तर कुव्वत के साथ उनके सरों पर मौजूद है। इस फौज को रोकने के लिए जनरल तारिक के पास इस इलाके में 3.5 पलटने और सिर्फ 4 भारी मशीन गन्ने थीं। इन हालात में मुख्तसर जमीयत के साथ दुश्मन के मुंह लगना जवानों को हराम मौत मारने के मुतरादिफ होता। अगर जनरल दिफाई पोजीशन भी इख्तियार करता तो भी गनीम अपनी ताकत के बल पर उनकी पोजीशनों को जल्द या बदेर रौंद कर आगे निकल जाता। लिहाजा उसने अपनी जंगी हिकमत अमली बदली और प्लान ये बना कि दुश्मन के पहलुओं को पहाड़ी के अंदर दूर तक हमले करके इस तरह बखेर दिया जाए कि उसे अपनी कुव्वत एक जगह मरकूज करने का मौका मैसर न आए। भारतीय फौज पर पठानों की दहशत तारी थी और जनरल जानता था कि दुश्मन कबाइलियों के हमलों से अपनी मेन फोर्स को बचाने के लिए पहलुओं को फैला देगा। अभी तक ज्यादा तादाद में कबाइली पठान जनरल को मैसर नहीं थे, इसलिए उसने पठानों का काम भी पाकिस्तानी फौज के जवानों से ही लिया था। जनरल ने एक बटालियन को दरिया के किनारे चकोठी पर रखा और दूसरी को दरिया के पार बबडोरी नामी 6000 फुट बुलंद पहाड़ी पर पहुंचा दिया। उसके साथ ही कबाइलियों और पाक फौज के जवानों के मिले जुले दस्ते तरतीब देकर दुश्मन के पहलुओं पर हमला करने के लिए रवाना कर दिए। इससे यह फायदा तो कम से कम जरूर हासिल हुआ कि दुश्मन के हमलों की शिद्दत दम तोड़ने लगी, लेकिन उसकी फायर पावर और बेशुमार नफरी का मुकाबला मुमकिन न था। जनरल के दस्ते आहिस्ता आहिस्ता चकोठी और बबडोरी की तरफ पीछे हटने लगे। मई के आखिर तक दुश्मन उन्हें धकेलता हुआ दिफाई पोजीशन तक ले आया था और अब वो उनके सामने ताज़ा हमले के लिए पर तोल रहा था। इसी असना में चकोठी के महास पर छापामार पार्टियां दुश्मन को बाईं समत को फैलाती चली गईं और वो उनके ताकुब में बेमकसद पहाड़ियों पर मोर्चा बंदियां करता चला गया। ये सूरत हाल खासी इत्मीनान बख्श थी। फिर उसने यके बाद दीगरे 2 जोरदार हमले चकोठी पर किए, लेकिन हर दफा मुंह की खाई और पीछे हट गया। बबडोरी पर जनरल ने अपने दस्तों को कुछ इस तरह तरतीब दिया था कि दुश्मन ने उस तरफ से खुला हमला करने की जुर्रत ही न की। काफी अरसे तक उनके दरमियान आंख मचोली जारी रही। इस दौरान जनरल के बरकरफ्तार दस्ते दुश्मन पर कहर बनकर टूटते रहे। उन्होंने उसे मुख्तलिफ पहलुओं से इस कदर नुकसान पहुंचाया कि दुश्मन का मरकज कमजोर होते होते बिलाखिर बिखर कर रह गया और वो एडवांस करने की बजाय रुक कर अपनी नफरी को एक मरकज पर समेटने लगा। शुमाली महास पर दुश्मन ने टैटवाल सेक्टर में 4 पलटनों के एक ब्रिगेड से पेशकदमी की। उस इलाके की कमांड ब्रिगेडियर इफ्तिखार अहमद को सौंपी गई थी, जो काफी अरसे तक सिर्फ एक राइफल बरदार कंपनी के साथ दुश्मन के लिए बाइस अजाब बने रहे। इस दौरान जनरल तारिक के ब्रिगेड को मजीद 1 पलटन और 2 फील्ड गन्नों की कुमक पहुंच गई। जून के आखिर तक दुश्मन अपने करीबन 1200 जवान हलाक और जख्मी करवाकर अपने जख्म चाटने पर मजबूर हो चुका था। वीपी मेनन अपनी किताब इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट में लिखता है, 8 सदियों से महमूद गजनवी के दौर से हिंदुस्तान शुमाल मगरिब की समत से मुसलसल हमलों की जद में रहा है। अकेले महमूद गजनवी ने 17 हमले किए
अब मुमलिकत पाकिस्तान ने वजूद में आने के महज 10 हफ्ते बाद हम पर शुमाल मगरिब से कबायली हमला करवा दिया था। जब मैंने भारत से कश्मीर के इल्हाक की सिफारिश की तो मेरे पेश नज़र यही खदशा था कि तारीख कहीं खुद को दोहराने न लगे और ये तूफान एक मरतबा फिर श्रीनगर को रौंदता हुआ भारत में दाखिल हो जाए। आज श्रीनगर तो कल दिल्ली की बारी हो सकती है। जो कौम अपनी तारीख और जोग्राफिया भूल जाए तबाही उसका मुकद्दर बन जाती है। मैंने जिन ख्यालात का इजहार किया है वो बुनियाद थे उस जंगी हिकमत अमली के जो भारतीय फौज ने कश्मीर में अपनाई। वो लोग कबायलियों से इतने खौफजदा थे कि उन्हें कश्मीर ही में रोक देना चाहते थे ताकि ये सैलाब अपना रुख बदल कर कहीं सारे भारत को ही न निकल जाए। उड़ी महा से आगे भारतीय फौज अपनी ताकत के बलबूते पर मजीद आगे बढ़ सकती थी, लेकिन वो जानती थी कि उससे आगे का इलाका कबायलियों की बेहतरीन शिकारगाह था। वो अब कबायलियों की भेंट चढ़ने पर तैयार न थे। भारतीय फौज के जोरदार हमलों का दमखम तो टूट चुका था, लेकिन अभी उड़ी का महाज खामोश नहीं हुआ था। वहां जंग मुसलसल हो रही थी। खुसूसन इंडियन एयरफोर्स के जहाजों ने तो तबाही का समा पैदा कर रखा था। वो सूरज की रोशनी फैलते ही अपने हमलों का आगाज कर देते और शाम होने तक ये सिलसिला जारी रहता। एक रोज जनरल तारिक को हुक्म मिला कि आगे बढ़कर पांडव की पहाड़ी पर कब्जा कर लें। पांडव 9000 फुट बुलंद एक पहाड़ी थी जो अपने दामन में बसे गांव के नाम की निस्बत से जानी जाती थी। जनरल के ज़ेरे कब्जा बबडोरी की पहाड़ी के बिल्कुल सामने ये सिलसिला हाय कोह नजर आता था, जिसके दाईं जानिब 3000 फुट नीचे दरियाई जेहलम बह रहा था और दरिया के पार नजर आने वाली सड़क पहाड़ों के मुख्तलिफ पहलुओं को काटती हुई गुजरती थी। उससे थोड़ा आगे 8000 फुट बुलंद एक और पहाड़ी सिलसिला था। बबडोरी की बाईं तरफ वाक़े तंगाइक करीबन 10,000 फुट बुलंद और बबडोरी के बिल्कुल ऊपर झुका हुआ नजर आता था। उससे आगे रूसी कोता 11,500 फुट बुलंद और उसके सामने 10,000 फुट की ऊंचाई पर बुलंद संग था। इस तरह दरिया के मुतवाज़ी ये सिलसिला हाय कोह फैलता चला गया था, जिसके दामन में पांडव वाक़े था। इस पांडव पहाड़ी की एक ढलान पर गनीम के पहाड़ी तोपखाने का एक सेक्शन दरिया के दूसरे किनारे पर मोर्चाबंद था, जिसने करीबन पिछले 1 महीने से चकोठी और उसके पीछे सड़क की 5 मील लंबाई को मुसलसल अपनी जद में लिया हुआ था। उन्होंने 5 मील इलाके के चप्पे चप्पे को मार्क किया हुआ था और वहां इस तवातुर से गोलाबारी कर रहे थे कि उस जानिब किसी पाकिस्तानी जवान के लिए सर उठाना भी मुश्किल था। चूंकि ये सेक्शन बुलंदी पर मोर्चाजन था, इसलिए उसकी नजरों से रात के अंधेरे में भी बच निकलना मुश्किल था। जरा सा शक होने पर वो लोग रोशनी राउंड फायर कर देते और उस रोशनी में नकलो हरकत करती किसी भी शय पर गोलों का मी बरसा देते। इस सेक्शन को खत्म करने के लिए उन पर अलग हमला करना बिल्कुल नामुमकिन था, न ही उन पर पहलुओं से हमला हो सकता था। सिर्फ एक ही सूरत थी कि किसी भी तरह पांडव पहाड़ी पर कब्जा किया जाए, जिसके बाद ही यह सेक्शन हमारे काबू आ सकता था। पांडव पर कब्जा करने के लिए बबडोरी से 2500 फुट बुलंदी तक जाना पड़ता था, जहां से दरिया का किनारा शुरू होता था। उस इलाके में झाड़ियां और दरख्त तो कमयाब थे, लेकिन चट्टाने और बरसाती नाले बड़ी अच्छी ओट फराहम करते थे। बबडोरी के सामने वाली सीधी पहाड़ी से जरा दूर 3 बुलंद चोटियां हमलावरों का रास्ता रोकने के लिए सीना ताने खड़ी थीं, जिनकी बुलंदी 6000 फुट से 7000 फुट तक थी और ये चोटियां दरख्तों से बड़े शानदार तरीके से कुदरत ने कैमोफ्लाज कर रखी थी। बाईं तरफ एक चोटी से करीबन 1.5-2 मील लंबा एक रास्ता पांडव तक जाता था, लेकिन ये रास्ता घने दरख्तों से घिरा हुआ इंतहाई दुश्वार गुजार और नाकाबिले उबूर था। इस रास्ते से एडवांस करना बेहद मुश्किल था, क्योंकि दुश्मन ने इर्द गिर्द के तमाम दर्रों में तोपें नस्ब की हुई थीं और उसकी महफूज और मजबूत मोर्चाबंदियां उस रास्ते से ऊंचाई पर उसे घेरे में लिए हुए थीं। इन हालात में तमाम जंगी फवायद भारतीयों को हासिल थे, क्योंकि उनकी हर पोजीशन पर सिर्फ सामने से और वो भी उनसे इंतहाई कम बुलंदी से हमला किया जा सकता था, जो मौत से खेलने के मुतरादिफ था। ये इस कदर मजबूत मोर्चा था कि हमारी फौज ने उसे खुफिया तौर पर दिल्ली का नाम दे रखा था। गोया पांडव की तस्खीर दिल्ली की फतह से हरगिज कम न थी, जबकि भारतीय फौज ने अपनी उन मोर्चाबंदियों को कराची का कोड नेम दे रखा था। दुश्मन की नफरी जहां पाकिस्तानी अफवाज के मुकाबले में कम से कम 7 गुना ज्यादा थी। जनरल तारिक ने अंदाजा कर लिया था कि फतह का दारोमदार कहीं ऐसी चाल चलने पर है कि दुश्मन अपनी तमाम फौज को उनके मुकाबले में इस जगह न ला सके। चुनाचे काफी सोच विचार और रैकी के बाद जनरल ने बिलाखिर एक ऐसा मकाम चुन ही लिया और वो था पांडव का गांव। ये गांव एक तरह से उस इलाके में मोर्चाबंद फौज के हेडक्वार्टर की हैसियत रखता था। चकोठी और बबडोरी में जनरल ने ऐसी पोजीशन में अपने जवानों को मोर्चाबंद किया था कि उन पर अलग अलग हमला ही मुमकिन था और एक बटालियन के लिए कम से कम 1 ब्रिगेड को हमला करना पड़ता। 2 ब्रिगेड से कम उस इलाके में जनरल की इख्तियार करदा पोजीशनों पर हमला नहीं कर सकते थे।
इस दौरान जनरल ने इंतहाई होशियारी और जंगी महारत का सबूत देते हुए ऐसी चालें चली कि दुश्मन को बौखला कर रख दिया। उसने पठानों की मदद से दुश्मन के पहलुओं पर मुसलसल नकब लगाए रखी और उसे मजबूर कर दिया कि वो अपनी पोजीशनों को फैलाता चला जाए। दुश्मन ने अपनी फैली हुई हर पोजीशन पर कम से कम 2 कंपनियां लगा दी थीं, जिनके दरमियान फासला था और पहाड़ी इलाका होने की वजह से वो लोग एक दूसरे की मदद को भी नहीं पहुंच सकते थे। पांडव गांव में दुश्मन की 1 बटालियन फौज थी, जिस पर हमला करने के लिए जंगी उसूलों के मुताबिक कम से कम 3 बटालियन फौज दरकार थी, जबकि जनरल के पास हमला करने के लिए बमुश्किल आधी बटालियन थी, जिसे बिलाखिर पठानों और कश्मीरी मुजाहिदीन की मदद से 1 बटालियन तक पहुंचा दिया गया था। और इस 1 बटालियन ने अपने सामने मौजूद 7000 फुट बुलंद तह दर तह पहाड़ी सिलसिले को उबूर करके पांडव तक पहुंचना था, जबकि उनके रास्ते में 2 भारतीय कंपनियां, जिनकी मदद के लिए तोपखाने की बैटरियां मौजूद थीं, मोर्चाबंद था। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि अगर पाक फौज का तसादुम उन कंपनियों से हो जाता तो हमला आवर फौज का काफी हिस्सा यकीनन यहीं खत्म हो जाता और पांडव पर हमला करने की कुव्वत बमुश्किल 1/4 ही रह जाती। जनरल तारिक की इंतहाई कोशिश यही थी कि कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे गुजरकर वो रास्ते में कोई झड़प मोल लिए बगैर पांडव तक पहुंच जाएं। जनरल तारिक ने कुछ कबायली सरफरोशों को रैकी के लिए भेजा और बिलाखिर वो लोग एक ऐसा रास्ता ढूंढने में कामयाब हो गए जिससे गुजरकर वो पांडव गांव तक बाहिफाजत पहुंच सकते थे। इस रास्ते से उन लोगों को रात की तारीकी में दुश्मन के मोर्चों के ऐन सामने से गुजरते हुए 6000 फुट बुलंद पहाड़ी उबूर करना थी। इस दौरान वो इतना थक जाते कि उनके लिए खुला हमला करने से कुछ देर पहले थोड़ा आराम करना बेहद जरूरी था। ये ऑपरेशन 36 घंटों पर मुहित था और उन लोगों को एक रात और अगला सारा दिन दुश्मन के बिल्कुल सामने और उसके अगले मोर्चों के अकब में उसकी नजरों से बाहर सूरत ओझल रहना था। जरा सा शक गुजरने पर दुश्मन उन लोगों को बआसानी उनके मरकज से काट कर बेबस और महबूस परिंदों की तरह घेर कर मार सकता था। इन तमाम खतरात के बावजूद जनरल ने अपनी सीकर गुजरने का फैसला कर लिया। 2000 कुलियों की मदद से जनरल अपना तोपखाना टारगेट के बिल्कुल सामने ले आया। उन लोगों ने दरिया के आर पार लोहे का मजबूत रस्सा बांध लिया, जिसकी मदद से बैक वक्त 2 आदमी और 300 पाउंड वजन लाया और ले जाया जा सकता था। पठानों के 3 लश्कर, जिनमें से हर एक की नफरी 100 पर मुश्तमिल थी, तरतीब दिए गए। उनमें से 2 के जिम्मे दुश्मन पर मुसलसल हमले करना और तीसरे के जिम्मे भागते दुश्मन का ताकुब करना था। 17 जुलाई 1948 को गाजियान सफशिकन अपने सरों से कफन बांधे गनीम पर यलगार कर रहे थे। अगले रोज अब्दुल्ला के सिपाही नदी उबूर करके दुश्मन के इलाके में दूर अंदर तक घुस गए। आसमान ने उनकी अजमतों को मरहबा कहा और उनकी मदद के लिए घनघोर घटाएं बरसने लगीं, जिससे उनकी आवाज दुश्मन तक न पहुंच सकी। ये बटालियन एडवांस करती हुई रास्ते में बड़ी कामयाबी से टेलीफोन की तार बिछाती जा रही थी। ब्रिगेड हेडक्वार्टर में उनका कमांडर उनसे मुसलसल राब्ता रखे हुए था। रात गए बटालियन कोई झड़प मोल लिए बगैर दुश्मन के अगले मोर्चों के अकब में 1 मील अंदर एडवांस कर गई। सुबह होने लगी थी। वो लोग मंसूबे के मुताबिक रूपोश हो गए और अब उन्हें अगली रात का मुंतजिर होना था। दुश्मन का ख्याल अपनी तरफ मरकूज रखने के लिए कबायली पठान और कश्मीरी मुजाहिदीन उसके पहलुओं से चिमटे मुसलसल कारी जरबें लगा रहे थे, जबकि जनरल ने अपना तोपखाना बिल्कुल खामोश रखा हुआ था ताकि दुश्मन को किसी बड़े हमले का गुमान न गुजरे। अगली रात फिर हमलावर फौज का मुतमईन सफर जारी रहा, सिवाय एक वाक़े के, वो ये कि उनका एक कश्मीरी मुजाहिद जो गाइड के फराइज अंजाम दे रहा था, दुश्मन की गश्ती पार्टी के हत्थे चढ़ गया। दुश्मन उस जवान मर्द को अपने हेडक्वार्टर में ले गए। उस पर उन्होंने जहान भर के सितम तोड़ दिए कि किसी तरह वो यहाँ मौजूद किसी गैर मामूली कार्रवाई का इकरार कर ले, लेकिन उस मर्द गाजी ने अपनी जबान न खोली और वो मर्तबा शहादत से सरफराज हो गया। ये रात भी बखैर आफियत गुजर गई। हमलावर बटालियन यहाँ से 2 कॉलमों में बट गई। इन 2 कॉलमों को अब मजीद 5000 फुट बुलंद एक पहाड़ी सिलसिला उबूर करना था। ये पहाड़ियां नोकीली थीं, जिनकी चट्टानें उमूदी और रास्ता नाहमवार था। बारिश ने जगह जगह फिसलन पैदा कर दी थी और पांव अब बमुश्किल जमीन पर जमता था। बहरहाल अगले रोज जनरल को खुशखबरी मिली कि दाएं कॉलम ने पांडव में 9300 फुट बुलंद एक चोटी पर कब्जा जमा लिया है। ये चोटी पांडव के बिल्कुल सर पर खड़ी थी। दुश्मन को जब खबर हुई तो उसने उजलत में हमला किया, लेकिन अब मैदान उसके हाथ से निकल चुका था। इस असना में दूसरा कॉलम पांडव से करीबन 500 गज दूर पहुंच चुका था। उस कॉलम को खिलाफ तवक्को बहुत ज्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। वो अचानक दुश्मन की एक पार्टी की जद में आ गया जो पीछे जा रही थी। ताज़ा दम दुश्मन ने उस थकी हारी फौज पर, जिसका राब्ता भी हेडक्वार्टर से कट चुका था, अचानक हमला कर दिया। अगरचे कंट्रोल और कमांड खत्म हो चुकी थी,
लेकिन उन सरबुलंदों ने दुश्मन का मुंह फेर दिया। उनकी काफी नफरी शहीद और जख्मी हो चुकी थी। इन हालात में भी उन्होंने हौसला न हारा और स्कीम के मुताबिक पांडव पर हमला कर दिया। लेकिन अब देर हो चुकी थी। दुश्मन का तोपखाना नई पोजीशन ले चुका था। ये जियाले लड़े अक्सर जान से गुजर गए और बच्चे कुछ जख्मी और खस्ता हालत में किसी न किसी तरह पसपाई इख्तियार करके अगले रोज सुबह होने तक बबडोरी वापस पहुंच गए। उनकी वापसी से छापामारों ने ये समझा कि ऑपरेशन मुकम्मल हो गया है, लिहाजा वो भी वापस अपने मरकज की तरफ आ गए। सूरत हाल इंतहाई संगीन नौयत इख्तियार कर चुकी थी। जनरल की निस्फ बटालियन उससे कट कर दुश्मन के इलाके में 9300 फुट की बुलंद चोटी पर फंसी हुई थी, जिस पर दुश्मन का तोपखाना और उसकी फजाइया अंधाधुंध गोलाबारी कर रहे थे। उन लोगों को कुमक पहुंचाने के रास्ते मसदूद थे, क्योंकि जनरल तारिक और उनके दरमियान दुश्मन मोर्चा बंद था। लेकिन इन जियालों के पाए सबात में लग़ज़िश न आई। उनकी जवां हिम्मती ने जनरल तारिक को मजबूर कर दिया कि वो अपनी तमाम फौजी एहतियातें बालाए ताक रख कर उनकी मदद को निकले। उन तक पहुंचने के लिए कम से कम 24 घंटे दरकार थे। लेकिन उसी रात जनरल ने अपने तमाम रिजर्व दस्तों को उस आग में झोंकने का फैसला कर लिया और अपने तरकश को आखिरी तीर भी जला दिया। उसने अपनी फौजी जिंदगी का इंतहाई खतरनाक फैसला करते हुए कहा, रात 8 बजे के बाद एडवांस शुरू करो और अपने घेर में आए हुए साथियों से जा मिलो। मैं कल सुबह पांडव पर आखिरी और फैसला कुन हमला करने वाला हूँ। आखिरी गोली, आखिरी जवान। उसके साथ ही जनरल ने तीनों कबायली लश्करों को दोबारा दुश्मन के पेट में घुसकर अंदर से फाड़ देने के अहकामात के साथ रवाना कर दिया। इस मर्तबा ये तीनों लश्कर इंतहाई जोश और जज्बे के साथ रवाना हुए थे। उनके ताबड़तोड़ हमलों ने दुश्मन का मोराल तबाह कर दिया। वो खुदा का कहर बनकर दुश्मन पर टूटे। पहाड़ी इलाके में लड़ाई का माहिर उनसे ज्यादा रूए जमीन पर और कौन था। उन्होंने जहां दुश्मन का कोई सेक्शन देखा, उस पर इतनी फुर्ती और बरकरफ्तारी के साथ घात लगाई कि दुश्मन को संभलने का मौका ही न मिल सका। वो आंधी की तरह हमलावर होते और बगुले की तरह भाग जाते। उन्होंने दुश्मन की 3 कंपनियों का सफाया कर दिया। मारधाड़ करते ये जियाले पांडव गांव तक पहुंच गए और वहां मौजूद भारतीय बटालियन पर अचानक हमलावर हुए। रात तक उन्होंने दुश्मन को नाकों चने चबवा दिए। इस दौरान मददगार फौज चोटी पर काबिज कॉलम से जा मिली। ये लड़ाई का 5वां रोज था। दुश्मन ने कबायलियों के शब खून को ही बड़ा हमला जान लिया और उन्हें पसपा करके कदरे मुतमईन हो गया। जबकि कबायली वहां से भागे नहीं, उन्होंने सिर्फ शिकारगाह बदली थी। वो अब टुकड़ियों में बंटकर दुश्मन के पहलू चाटने लगे थे। दिल्ली यानी पांडव पर संगीनों से हमला कर दो। जनरल तारिक का नारा मस्ताना गूंजा और अल्लाह अकबर के फलक शगाफ नारे बुलंद करते गाजियान दुश्मन पर टूट पड़े। दुश्मन अभी तक सूरत हाल को समझ नहीं पाया था कि उस पर बड़ा हमला आ गया। अब तक जनरल ने उसे इस बुरी तरह उलझाए रखा था कि दुश्मन कुछ करने की पोजीशन ही इख्तियार न कर सका। उसके लिए सिवाय इसके और कोई चारा कार नहीं रह गया था कि वो फिल वक्त अपनी नफरी को समेटे और मोर्चों में दुबका रहे। इस दौरान रात हो गई। 9000 फुट की बुलंदी पर रात को खासी सर्दी थी। जवानों ने सर्दी की शिद्दत से निजात हासिल करने के लिए जगह जगह अलाव रोशन कर लिए, क्योंकि वो पांडव की बुलंदियों पर हर तरह फैल गए थे। इसलिए बादियों नजर में यही दिखाई दे रहा था कि पांडव हर तरफ से घेरे में आ चुका है। दुश्मन घबरा गया। उसने यही समझा कि पाकिस्तान की ताज़ा दम फौज यहाँ मौजूद जवानों की मदद को आ गई है। सुबह होने तक उनके हौसले पस्त हो चुके थे। रात भर कबायली छापामार अलग उनकी जान को आ रहे थे। उन्होंने सारी रात दुश्मन को तिगनी का नाच नचाए रखा। अलसुब पाकिस्तानी फौज के हमले से पहले ही दुश्मन के भारी तोपखाने ने आग उगलना शुरू कर दिया। लेकिन ये दाव बज़ाहिर उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए खेला था। उनकी फौज उस भारी बमबारी की आड़ में दुम दबाकर भाग उठी। जब जनरल तारिक के जियाले पांडव पहुंचे तो वहां एक भी भारतीय फौजी मौजूद नहीं था। वो सब करीबी जंगल को महफूज पनाहगाह समझकर उस तरफ निकल गए थे। लेकिन उन बौखलाई हुई भेड़ों पर कबायली पठान चीतों की तरह झपट पड़े और उन्होंने जंगल को जाने वाले रास्तों को पहले ही घेर लिया। जंगल भगोड़ों की शिकारगाह बन गया, जहां उनकी कई कंपनियां कबायलियों के खंजरों की भेंट चढ़ गईं।